नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मामला यूक्रेन युद्ध में बुरी तरीके से फंस गया है और पूरा इंडिया बोल रहा है कि यह युद्ध आखिर कैसे सुलझेगा, जिसका असर भारत पर भी हो रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने अमेरिका की राह छोड़कर यूरोप की राह पकड़ ली है और डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन यूनियन आमने सामने हो गए हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि जेलेंस्की अब अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है और यूरोपीय देश अमेरिका को धमका रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों को धमका रहे हैं। मामला बहुत पेचीदा हो गया है। अब रूस से ज्यादा गंभीर भूमिका यूरोप और अमेरिका की नजर आ रही है। यूरोप और अमेरिका के आमने सामने आ जाने की वजह से यह जंग और लंबा खिंचता दिख रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप यूरोप पर एक्शन लेंगे या यूरोपीय कंट्री अपने बॉन्ड्स बेचकर डोनाल्ड ट्रंप पर एक्शन ले लेगी? क्या अमेरिका की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी? अगर बॉन्ड्स बेचने लगे यूरोपीय देश तो फिर अमेरिका को महंगा पड़ सकता है। अमेरिका के लिए भी यह खेल इतना आसान नहीं रह गया है। यूरोप के यूक्रेन के साथ खड़ा हो जाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुद मुसीबतों में घिर सकते हैं। एक तो पहले ही दुनिया भर से टैरिफ के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने दुश्मनी मोल ली है और अब यूक्रेन युद्ध को सुलझाने का दावा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन उस युद्ध में खुद अमेरिका उलझता नजर आ रहा है। तो क्या यूरोप और अमेरिका की दुश्मनी देखने को मिलेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय देश एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन युद्ध को न सिर्फ फंड करने का ऐलान कर दिया है, बल्कि यूक्रेन को हर संभव सहायता देने की पेशकश भी कर दी है और जेलेंस्की एक के बाद एक यूरोपीय देशों का दौरा कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में फंड, पैसा, हथियार और सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं किसी भी कीमत पर इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन जेलेंस्की अपने लिए यूरोप का सपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जिससे इस युद्ध का रुकना नामुमकिन लगता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर अमेरिका क्या करेगा? क्या यूरोप के खिलाफ एक्शन लेगा? क्या यूक्रेन का साथ छोड़ेगा या फिर अमेरिका खामोश बैठ जाएगा? आज इसी मामले पर करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जोड़ेंगे। यूक्रेन जंग को रोकने की कोशिश, सीजफायर कराने की कोशिश एक नए अंतर्राष्ट्रीय तकरार और तनाव को जन्म दे रही है। अमेरिका बनाम यूरोप, अमेरिका, यूरोपीय देश और यूक्रेन तीनों की रणनीति अलग अलग है। यूक्रेन पर शांति योजना को लेकर ट्रंप और यूरोपीय देशों के बीच बड़ा तनाव उभरता हुआ दिख रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो जेलेंस्की पर जंग रोकने और पीस प्लान अपनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन यह दबाव फेल हो रहा है क्योंकि यूरोपीय देश साफ साफ कह रहे हैं यूक्रेन ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जो उसके हित में नहीं है। और यही मतभेद अब अमेरिका और यूरोप के बीच एक नए तनाव को जन्म दे रहा है और इन दोनों के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। ट्रंप जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं पर लगातार तीखे बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ा बयान उन्होंने कुछ दिन पहले दिया जब उन्होंने कहा यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराए जाएं, लोगों को चुनने का मौका मिलना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग का हल नहीं निकल रहा क्योंकि जेलेंस्की और पुतिन दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते और इतना नफरत करते हैं कि एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से यह डील पहले ही मुश्किल में फंसी है। अब ऐसे में जेलेंस्की ने टूक संदेश देना शुरू कर दिया और यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन किसी के दबाव में नहीं झुकने वाला है। तो अमेरिका जो प्रेशर जेलेंस्की पर बना रहा है, चाहे वो समर्थन वापस लेने की बात हो, चाहे वो फंड रोकने की बात हो, चाहे वो हथियारों को रोकने की बात हो, जेलेंस्की पर प्रेशर बनता भी है। लेकिन जेलेंस्की को जिस तरह से यूरोपीय देशों का साथ मिल रहा है उससे यह प्रेशर रिलीज हो जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश बार बार फेल हो रही है और वजह है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन ने कह दिया है साफ तौर पर कि यूक्रेन के लिए कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन अपनी शर्तों पर ही सीजफायर करेगा और यूक्रेन रूस जंग में यूक्रेन के साथ यूरोपीय देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यानी अमेरिका जो कि यूक्रेन के लिए इस युद्ध में अभी तक कंधा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उस सपोर्ट को वापस ले लेंगे। तो यूरोपीय देश अपने अपने कंधों के साथ यूक्रेन के साथ खड़े हो गए और इस जंग को फंड करने के लिए तैयार है, हथियार देने के लिए तैयार है, फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार है, पैसा देने के लिए तैयार है।
ऐसे में इस युद्ध के दरमियान बीच का कोई भी रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। तो क्या इस जंग ने अमेरिका और यूरोप के बीच एक नई लकीर खींच दी है? यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच क्या नए तकरार को यह युद्ध जन्म दे रहा है और एक नया फ्रंट बन सकता है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक। संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले संजीव जी के पास जाऊंगा, संजीव श्रीवास्तव जी के पास, और जानूंगा उनसे कि अमेरिका और यूरोप की इस तनातनी को किस नजर से देख रहे हैं, क्योंकि यहां एक नया रिफ्ट पैदा हो रहा है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद लगभग 80 सालों के बाद दिख रहा है कि अमेरिका और यूरोप आमने सामने हो रहे हैं किसी जंग को लेकर। देखिए विवेक जी, ये जो रशिया यूक्रेन का जो पूरा युद्ध है उसके बारे में जैसा कि मैं पहले भी लगातार इसको कहता रहा हूं कि ये यूरोपियन थिएटर में महाशक्तियों के बीच में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर फरवरी 2022 में हमला किया, वो नेटो के एक्सपेंशन को आधार बनाते हुए कि नेटो अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे, नेटो को अपनी बगल में यूक्रेन को नेटो में नहीं जाने देंगे। इस बात को लेकर के रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से संकल्पबद्ध थे कि किसी भी कीमत पे चाहे कुछ भी करना पड़े, यूक्रेन को शूट ही क्यों न करना पड़े, यूक्रेन पर हमला ही क्यों न करना पड़े, हम इसको ऐसा नहीं होने देंगे। और इसी वजह से उन्होंने ये हमला किया। तो जाहिर है कि ये जो पूरा रशिया यूक्रेन का युद्ध है उसने नेटो को एक चैलेंज दिया। यूरोपीय राष्ट्र जो कि रशिया के साथ बिल्कुल नजदीकी का और बॉर्डर का उनका जो रिलेशंस है उसको ध्यान में रखते हुए यूरोपीय राष्ट्रों ने इसे अपने लिए सबसे बड़े चैलेंज के रूप में लिया। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पूरा जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री अलायंस जिसको नेटो के नाम से हम जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका ट्रीटी अलायंस, जाहिर है कि ये जो पूरी नेटो का जो मिलिट्री अलायंस था वो चैलेंज में आ गया और नेटो को अपने आप को मजबूत बनाना ही था, डिफेंड करना ही था। और यूरोपीय राष्ट्रों को आज भी इस बात की आशंका, इस बात का उनके अंदर असुरक्षा रहती है कि यदि रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में इसको शांत कराने को लेकर के कोई ऐसी डील हो जाती है कि जिसमें रशिया को विजयी भाव उसके अंदर आना शुरू हो जाए कि वो जीत गया है, यूक्रेन हार गया है, तो ऐसे में यूरोप के जो राष्ट्र हैं इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि संभव है कि 1-2 वर्षों के बाद फिर से कोई नया कैंपेन, कोई नया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन राष्ट्रपति पुतिन लॉन्च कर दें और किसी अन्य देश पर कोई हमला कर दें। और इस बात की जो आशंका है यूरोपीय राष्ट्रों को निसंदेह है। और इसी वजह से इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जो भी रशिया यूक्रेन के युद्ध को शांत कराने की रास्ते तलाशे जा रहे हैं उसमें एक विन विन फार्मूले की तलाश हो, और वो जो विन विन सोल्यूशन है, डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट करते हैं, निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर क्रिएट करते हैं लेकिन यूरोपीय देश उस प्रेशर को रिलीज करवा देते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं है। जबकि जेलेंस्की ऑलरेडी बैकफुट पर है, वो अपना कई इलाका खो चुके हैं और यूरोप कह रहा है कि नहीं वो इलाका जब तक वापस नहीं होगा तब तक सीजफायर नहीं होगा। क्या पुतिन इस बात के लिए मान जाएंगे? बेशक वो नहीं मानेंगे। तो ये तो एक तरह से इस जंग को और भड़काने वाली बात हुई। देखिए विवेक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये रशिया यूक्रेन के बीच का युद्ध का कोई हार और जीत का आउटकम नहीं निकलना है, और यदि कोई हार जीत का सेंस जाता है तो फिर ये पीस डील भी नहीं हो पाएगी, सीज फायर की डील भी नहीं हो सकती और ये युद्ध चलता रहेगा। एक विन विन फार्मूले की तलाश करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर इस बात की मंशा रखते हैं कि वो इस युद्ध को शांत कराएंगे, और जाहिर है कि उनकी अनेक महत्वाकांक्षाएं शांति पुरस्कार इत्यादि जीतने की भी हैं, अपना पैसा बचाने की भी हैं, बिजनेसमैन जैसे सोचता है। लेकिन ये जो पूरा सोचना और उसको अमली जामा पहनाने में बहुत अंतर है। और एक जब तक वो कोई ऐसी डील नहीं करते हैं कि जिससे कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज मिले, यूरोपीय राष्ट्रों को सिक्योरिटी गारंटीज मिले, उनकी आशंकाएं एड्रेस हो, तब तक यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं होगा। और यूरोपीय राष्ट्रों का जो बैकअप है उन्हें मिलता रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी आशंका अगर यूक्रेन के बाद किसी को है तो यूरोपीय राष्ट्रों को ही है। फिनलैंड और स्वीडन ने तो अपनी न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को विवेक जी त्याग करके उन्होंने नेटो का अम्ब्रेला ज्वाइन कर लिया, और अभी नेटो के सदस्यों की संख्या 30 से बढ़ के 32 हो गई है। नेटो के जो यूरोपीय जो उसका पार्ट है उसमें बड़ी आशंकाएं हैं। अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप फेल, उसके लिए तो ये माना जाए ना कि यूरोप की वजह से डोनाल्ड ट्रंप फेल हो गए।
देखिए, मैं फेल तो नहीं कहूंगा। देखिए, एक बात मैं ये अवश्य अमेरिका के बारे में कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले से बड़ी मंशा रखते हो, भले से अनकन्वेंशनल हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, हाँ। लेकिन वो कोई ऐसी डील नहीं कर सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके चला आएगा यदि यदि उन्होंने ऐसी कोई डील कर ली कि जिसमें कि यह सेंस गया कि अमेरिका ही हार गया है, अमेरिका ही झुक गया है, यूरोप भी हार गया है, रशिया जीत गया है, तो ऐसे में तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जी। डोनाल्ड ट्रंप कोई हाँ। ऐसी डील नहीं कर सकते, कोई जी। अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो कि उसमें अमेरिका की झुकने का, अमेरिका की हार का, यूक्रेन की हार का, यूरोपीय राष्ट्रों की हार का सेंस जाए। ये नहीं ऐसा तो हो अब तो नहीं उनके सकता। साथ और इसीलिए जी जी मैं माथुर सर के पास जा रहा हूं। अब तो उनके सामने यूरोपीय यूनियन खड़ा हो गया है कि मैं पीस डील नहीं होने दूंगा, और उनको हर तरह से मदद देने की तैयारी कर ली है, चाहे पैसा हो, हथियार हो, सपोर्ट हो, ग्राउंड सपोर्ट हो, हर चीज दे रहा है यूरोप। अमेरिका कह रहा हम तुम्हारे सपोर्ट काट देंगे। जय हिंद विवेक। देखिए, जय मैं हिंद सर। आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि ये बात पहले भी कह चुका हूं मैं। यूरोप जो है वो अब एक ऐसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को तलाश रहा है जो कि अमेरिका के बिना होएगा, क्योंकि यूरोप को अमेरिका की अनप्रडिक्टेबिलिटी और उनके जो अपने सेल्फ सेंटर्ड जो उनके मूवमेंट्स होते हैं उस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है विश्वास थोड़ा कम होता चला जा रहा है। अब जो प्रपोजल अमेरिका ने दिया है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं विवेक, अगर जो आप जेलेंस्की को कहें कि आप पूरा डॉनबास छोड़ दीजिए, क्रिमिया छोड़ दीजिए, कुर्स्क में जो आपने जीता है वो खाली कर दीजिए और इलेक्शन करवा लीजिए, फिर आप मुझे बताएं फिर जेलेंस्की ने लड़ाई शुरू ही क्यों करी थी? अगर ये शुरू से ये बात मान लेते तो 2022 में ये सब कुछ खत्म हो गया होता। तो ये मेरा मानना है कि उनको जब इनकी वो एक एक्सट्रीम एंड स्टेट डिजायर्ड है जो कि रशिया चाहता है, और उसी प्रकार से यूक्रेन चाहता है कि एवरीथिंग उनके पास वापस आनी चाहिए इंक्लूडिंग क्रिमिया। तो जब तक ये एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स रहेंगी, मुझे नहीं लगता कोई इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। अब इनको एक कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जो कि मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। पहले मैं यूरोप के ऊपर कमेंट करके आपको बताऊं कि क्या हो रहा है कि अमेरिका ने, यूरोप जो है वो डॉनबास के इलाके को न केवल यूक्रेन का ईस्टर्न सेंटिनल मानता है बल्कि वो यूरोप का ईस्टर्न सेंटिनल मानता है, और उनको लगता है कि अगर इस डॉनबास के इलाके पे पूरी तरह रूस का कब्जा हो गया तो उसके बाद वो यूरोप में भी कुछ आगे एक्टिविटी करने में सक्षम रहेंगे और शायद शुरू कर दें। ये उनका एप्रीहेंशन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात है कि रशिया जो है वो ओल्ड सोवियत ग्लोरी को वापस पाने के लिए हो सकता है आगे और कदम बढ़ाना शुरू कर दे इसके बाद। तो ये उनकी मेन वजह है। दूसरी बात यह है कि वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि ये जो वॉर है वो जरा सी भी वेस्टवर्ड और मूव करे किसी भी वो यूरोपियन तो देश कर रहा है ना में। सर, डे बाय डे तो कर रहा है। माथुर सर एक क्वेश्चन ऐड कर दूं। आप 2022 की स्थिति देख लीजिए और आज की स्थिति देख लीजिए, लॉस पर कौन खड़ा है? यूक्रेन खड़ा है, और जितना यूक्रेन लेट करेगा उतना ज्यादा लॉस पर खड़ा होगा यूक्रेन। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात, एक बिल्कुल पूरी तरह से तो क्या जेलेंस्की नहीं समझ रहे इस बात को? यूरोप नहीं समझ रहा इस बात को? जो रूस जो चाहता था वो उसने लगभग ले लिया है। बिल्कुल। अभी भी रूस का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि वो यूं नहीं कह रहे कि जो इलाके उन्होंने ले लिए हैं वो उनके होंगे। उन्होंने यो कहा है कि जो हमारा क्लेम्ड टेरिटरी है, क्लेम्ड का मतलब है कि जो 20% डॉनबास का इलाका, 15% अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है, वो भी हमें पूरा मिले। तो ये मेरे को लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से ये उनको ये संभव होगा। अब इनको एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा, और वो कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप उनको यो बोलें कि डोनेट्स्क और लुहांस्क आप रशिया का हिस्सा बन जाएंगे और क्रिमिया कंटिन्यूज टू बी विद रशिया, और बाकी जो है वो यूक्रेन का वहां पर बनावर है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी है कि आप इस पूरे एरिया को डिमिलिटराइज कर दें, यहां पर एक इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्स ऑफ सॉर्ट्स लाकर के यहां पर रख दें, और इसमें वो उसको जैसे यरूशलेम को कर रहे थे उस तरीके से इसको एडमिनिस्ट्रेट लेकिन किया रूस जाए। अपना तो जीता हुआ मेरे एरिया को- क्यों छोड़ देगा माथुर सर? बिल्कुल किस वही बिना मैं पे कह रहा छोड़ हूं, देगा? अगर उसको छोड़ना होता विवेक तो वो लड़ता क्यों? लड़ाई शुरू ही नहीं होती अगर उसको सारा छोड़। इसी से मैंने बात शुरू करी थी। तो ये जब तक उसकी एक्सट्रीम ये एंड डिजायर्ड एंड स्टेट रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि कोई इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है। इनको अपनी अपनी जो स्टेट डिजायर्ड है उसमें मेल्ट डाउन लाना पड़ेगा। कुछ कॉम्प्रोमाइज रशिया को करना वही पड़ेगा, बात तो- कुछ कॉम्प्रोमाइज यूक्रेन को करना पड़ेगा, और इनको यूरोप को रशिया समझाना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज कि आप
इसको जबरदस्ती इसमें और ज्यादा आग में तेल ना सर, डालें। कोई तो देश- मेरे को लगता है कोई देश तभी अगर जाकर विनिंग के solution सिचुएशन में निकलने की है, संभावना बनती है। कोई देश अगर विनिंग सिचुएशन में, निपुण जी से पूछ रहा हूं, उसके बाद में मलिक सर आपके पास आ रहा हूं, कोई देश अगर विनिंग सिचुएशन में है तो वो अपना ग्राउंड क्यों छोड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, वही बात ट्रंप भी कह रहे हैं कि आप जो अभी खो चुके हैं आप उस पर डील करके निकल जाइए, क्योंकि फर्दर आपको कोई लॉस ना हो आगे वॉर में और आपको कोई क्रिटिकल सिचुएशन में ना फंसना पड़े, और इसलिए आप रूस की शर्तें मान लीजिए। यूरोप कह रहा है नहीं, लड़ो, अभी अपनी जमीन के लिए, अपने इलाके के लिए लड़ते रहो, लेकिन यूरोप ये नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट नेटो फोर्सेस उतार दे और उसके बाद रूस से लड़ाई शुरू। ऐसे यूरोपियन यूनियन वर्सेस रूस यानी कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन वो बैक सपोर्ट कर रहा है, तो उससे वो युद्ध रुकने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब यूरोप इस वॉर को फंड कर रहा है और इससे डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यूरोप का सीन बनता दिख रहा है। निपुण जी देखिए, विवेक जी बिल्कुल सही आपने कहा, और अभी संजीव जी ने और हमारे जो अनुज माथुर सर ने बहुत अच्छे चीजों को बताया। आपको कुछ दिन पहले फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रो साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि रशिया लाइक ए पुकर, पुकर यानी कि एक ऐसा जानवर है जो लगातार खाता है, तो रशिया जो है वो जमीन को खाएगा तभी रशिया का अस्तित्व बचेगा, ऐसा कहना था फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो साहब का। और देखिए, आप सोचिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो नाटो का भी जो अस्तित्व है ना, वो भी अस्तित्व उतना मजबूती से रहा नहीं है। अमेरिका ने जिन जिन देशों को सिक्योरिटी के कमिटमेंट किए थे, वो सारे के सारे देश आज अमेरिका को शक की निगाह से देखते हैं कि अगर हम पर मुसीबत आएगी तो क्या अमेरिका खड़ा होगा। पहले तो ये बात आप समझिए, चाहे जापानी क्यों ना हो। इधर आप देखिए, सऊदी वगैरह, यूएई वगैरह, ये देश भी बहुत ही ज्यादा अब अमेरिका से आक्रांतित नहीं है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि नाटो को मैं तभी लीड करूंगा या उसमें रहूंगा जब अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे, आप देखिए कहा ये 2% भी खर्च करने को तैयार नहीं थे अपने डिफेंस बजट के अंदर। जितने भी नाटो कंट्रीज हैं, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आके 5-6% इन्होंने अपने बजट का डिफेंस में खर्च करना शुरू किया। तो एक तो अमेरिका को लेकर यूरोप भी बड़ा आशंकित है कि क्या अमेरिका ये वही है जो मार्शल प्लान 1945 में लेकर आया था और हमें सिक्योरिटी के साथ मदद की थी, क्या ये वही अमेरिका है? अब वो अमेरिका नहीं है, पहले दो बात थी। अब यूरोप को क्या लगता है कि यूरोप को लगता है कि देखिए, अमेरिका आता है इंटरेस्ट में, अमेरिका का इंटरेस्ट था यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल से, उनमें इंटरेस्ट था। अमेरिका ने मदद की यूक्रेन को, यूक्रेन ने बदले में अमेरिका को रेयर मिनरल्स दे दिए। अमेरिका का काम सद गया। अमेरिका के सामने बड़ी चुनौती रूस नहीं है, चीन है, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि जो मेरा हेजेमोनिक स्टेटस है उसको अगर कोई क्रैकडाउन करेगा या उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर खड़ा होगा तो हम एक थ्योरी यूज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी डायरेक्ट ट्रैप। भाई, वो बेशक चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हो, लेकिन अभी तो पूरा यूरोप उठ खड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। यूरोप के कई देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, और यूक्रेन युद्ध को लेकर तो ये तकरार सामने है। ये बिल्कुल क्लियर है कि यूरोप वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप का सीन पूरा है। कह रहा हूं, एक्चुअली मैंने आपको एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहा था अभी, थेरोडायरस ट्रैप। एक हम इंटरनेशनल थ्योरी में एक वर्ड यूज करते हैं, थ्योरी हम यूज करते हैं, थेरोडायरस ट्रैप। ये ट्रैप ये कहता है कि जब एक उभरती हुई महाशक्ति और स्थापित महाशक्ति में जब कंपटीशन हो तो वो होता है। अमेरिका इस बात को मान के चल रहा है कि मेरे लिए रशिया नहीं, अमेरिका तो कई बार ये कह चुका है नाटो में कि आप चीन का वर्ड यूज कीजिए, ना कि रूस का। लेकिन यूरोप कहता है कि हम रूस को पहले मानेंगे रीजन, क्योंकि रूस उनके बॉर्डर में बैठा हुआ है और उनको रूस याद आता है कौन सा, जो जार के शासन वाला था। उनको रूस याद आता है जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति के बाद खड़ा हुआ, जिसने प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध की बेस पर आके काम किया। इन्हें वो रूस याद आता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यूक्रेन के बहाने यूरोप कोशिश कर रहा है कि जितना ज्यादा हो सके रूस को हम क्या कर दें, वीक कर दें। जितना ज्यादा हम रूस को वीक कर देंगे, अगर रूस यहाँ पर जीत जाता है और जीत कर वो कहता है मैं विक्ट्री हासिल कर ली, तो रूस कोशिश करेगा कि आगे और भी अपने आप को, क्रीमिया को रूस अपने सिक्योरिटी के लिए लेता है, आपका डोनबास रीजन को रशिया। ये बात निपुण भाई पुतिन पहले कह चुके हैं कि हमने अपना अचीवमेंट लगभग हासिल कर लिया है। हमने जो हासिल करना था इस जंग में वो हम अचीव कर चुके हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि अब जो आदमी इस जंग में फ्रंट फुट पर है वो बैकफुट वाले से क्यों उसके शर्तों पे डील करेगा।
सीधी सी बात है, जबकि पूरा यूरोप चाहता है वही यूक्रेन की शर्तों पर डील हो। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि पुतिन की शर्तों पर डील कर लो जिससे कि युद्ध खत्म हो। तो यहां पर एक पेच फंसा हुआ है। मलिक सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में संजीव जी आपके पास आ रहा हूं। मलिक सर। विवेक जी, आज के सिनेरियो में देखिए 4 धुरी हैं, यूक्रेन, रशिया, पूरा यूरोप और अमेरिका। बिल्कुल। चारों धुरी के अपने अपने रिजर्वेशन है, अपने अपने हित भी हैं।